बीजेपी के नेता नरेश वशिष्ठ जी इस वक्त मौजूद हैं। इसी के साथ हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ प्रेम कुमार जी इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ रजा उल हक जी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए नरेश वशिष्ठ जी कि पहले इस पूरे मामले को हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की गई, हालांकि आपके साथी और 30 साल पुराने आपके दोस्त ये कहते रहे कि इस पर राजनीति मत कीजिए, लेकिन राजनीति होती रही। अब क्या कहेंगे जो नए मामले रोज रोज छनकर सामने आते हैं, जहां ये कहा जाता है आपके द्वारा कि इसमें एनसीपी के लोग होंगे क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वो दिख रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसमें बीजेपी के 2 लोग शामिल हैं। नरेश जी। स्मिता जी, देखिए कोई भी इसको राजनीतिक और सामाजिक रंग नहीं दे रहा। देखिए एक घटना 16 तारीख की रात्रि को हुई, ठीक है, और आप देखिए कि इसको 22 तारीख को प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी बता रहे हैं कि इसमें 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 101 नाबालिग और 9 लोग नाबालिग और 101 लोग जो हैं वो बालिग लोग हैं। और वो कह रहे हैं कि इसमें कोई भी मुस्लिम नहीं है। तो ये इस बात का रंग कौन दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो उन्होंने 22 तारीख को ये प्रेस रिलीज जारी किया, 16 तारीख की घटना है, 17 तारीख को नरेश जी देखिए, वो कह रहे हैं कि 101 लोगों में कोई मुस्लिम नहीं है, तो ये संदेश तो आपके लिए हुआ ना, उनका ये कहना नहीं, अपने राज्य में हुई घटना में कौन अपराधी है ये बताना, तो ये संदेश आपके लिए हुआ। स्मिता जी, ये बात इतनी बढ़ती नहीं, वो 17 तारीख को आके इसको बताते कि इस तरीके से ये लोग इसमें शामिल हैं। हाँ। और हमने वहां पे जो भी पुलिस के लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने उनकी मदद नहीं की, उन पे हमने हत्या का मुकदमा दर्ज करके उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। ये नौबत ही नहीं आती। जब आपका मीडिया का सबका दबाव पड़ा, तब उन्होंने 3 दिन के बाद तो ये इस पे कार्रवाई करनी स्टार्ट की। और 22 तारीख को गृह मंत्री आके देश को बता रहे हैं कि भाई उसमें कोई मुस्लिम नहीं है। किसी भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने, किसी पदाधिकारी ने ये नहीं कहा इसमें मुस्लिम होगा। उन्होंने ये कहा कि इसकी जांच कीजिए और बताइए कौन वो लोग थे जिन्होंने निर्दोष साधुओं की हत्या की, 70 साल के साधु की हत्या की। और आप देखिए जिस तरीके के वीडियो फुटेज हैं, आप देख लेंगे, रूहें कांप जाएंगी कि पुलिस के पीछे वो साधु छिप रहे हैं और पुलिस बार बार उनको धक्का मार के भीड़ को सौंप रही है। तो इसकी जांच करने की हमने भी देखा है, और वीडियो जो भी देखेगा उसका खून खौल जाएगा। लेकिन इस देश में जितने भी अब तक मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, उन तमाम मॉब लिंचिंग की घटनाओं को देखकर खून खौलता है। लेकिन सवाल यही है जो नरेश सावंत ने भी आपसे पूछा, शायद मैं भी पूछूं तो आपको बुरा लगे, कि सुप्रीम कोर्ट की जब गाइडलाइन थी कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इस पर सरकार एक कानून बनाए, एक प्रावधान लेकर आए, आपने क्या किया? देखिए स्मिता जी, बहुत कानून है और जिस तरीके की मॉब लिंचिंग घटनाएं पहले हुई, उन सब के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। ठीक है, तो कोई नए कानून की आवश्यकता नहीं है। मॉब लिंचिंग अगर सरकार, महाराष्ट्र सरकार ईमानदारी से काम करती तो ये घटना हो ही नहीं पाती। उससे 3 या 4 दिन पहले और ऐसी घटना आई तो उन्होंने उन लोगों को बचा लिया। और जैसे कि वो बोल रहे हैं कि वहां पे वो जो जगह था गढ़चिरौली, जहां पालघर, जहां पे ये घटना हुई है, वो क्रिमिनल एरिया है और वहां पे इस तरीके, मतलब वहां वो बहुत सुरक्षित एरिया नहीं है। तो मैं वहां की सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि जब आपको पता था कि वो एरिया सुरक्षित नहीं है और 2 या 3 दिन पहले एक घटना और हुई है वहां पे, तो आपने वहां क्या इंतजाम किए? देखिए स्मिता जी, ये वहां की सरकार की मिलीभगत है। इंतजाम तब किए थे क्या आपने? कुछ ही दिन पहले तो थी आपकी सरकार वहां पर, और वही लोग थे जो अब जिनसे आपकी दोस्ती टूट चुकी है। हमारे समय तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई यहाँ पे पालघर में। आपको पहले से पता था ना कि वहां पर कुछ इस तरीके के मानसिकता के लोग हैं, तो आपने कुछ एहतियातन कदम उठाया था क्या? हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, ये वहां की सरकार कह रही है। ये वहां की सरकार कह रही है, क्योंकि अनिल देशमुख। देखिए स्मिता जी, एक मिनट मुझे बोलने का मौका दीजिए। कितना हास्यास्पद है कि किसी सरकार ने इस पे दुख न प्रकट करके वो इसको बता रहे हैं कि साधुओं की गलती थी, ड्राइवर की गलती थी, वहां का माहौल ऐसा था, उनको नहीं जाना चाहिए था। कितना क्षोभ का विषय है कि 2 निर्दोष साधु और एक ड्राइवर की नृशंस तरीके से हत्या हो जाती है। हाँ। तो माफी मांगने के बजाय, इस पर कड़ी कार्रवाई करने के बजाय वो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं और उन साधुओं की गलती बता रहे हैं कि भाई उनकी गलती थी, वो वहां क्यों चले गए।
और बता रहे इसमें कोई मुस्लिम नहीं था। हमने तो कभी नहीं कहा इसमें मुस्लिम है। हम आज भी कहते हैं कि जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और जो पुलिसकर्मी वहां पे उपलब्ध थे, जो मौजूद थे, जो साधुओं को भीड़ को सौंप रहे थे मरने के लिए, दो लोगों की जो सामंत जी, ठीक है नरेश जी, तो फिर आप इस पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं जब वो कहते हैं कि इसमें तो 2 लोग 101 लोगों में से 2 लोग आपके बीजेपी के भी थे, बाकायदा उनका नाम भी लिया है उन्होंने कहा है कि बीजेपी के सदस्य थे, भगवा पार्टी से वो वास्ता रखते हैं, और ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से वहां पर इस भीड़ को उग्र होते हुए हमने देखा, उन दोनों की इसमें पूरी भूमिका थी। आप इस बात को फिर क्यों नहीं मान लेते? स्मिता जी, एक भी भाजपा का कोई कार्यकर्ता का नाम बता दे कि भाजपा का वहां कार्यकर्ता था। मैं चुनौती देता हूं महाराष्ट्र सरकार को, वो बताए कि ये भाजपा का कार्यकर्ता, वो इतने बड़े जघन्य हत्याकांड पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, वो इसमें भी गंदी राजनीति खेल रही है। 4 दिन के बाद आके बताते हैं इसमें कोई मुस्लिम नहीं है। ठीक है नरेश, देखिए अब आपके सवाल का जवाब तो वही देगा जो कांग्रेस का होगा, इसीलिए मैं 2 और मेहमानों को हमारे साथ जोड़ने जा रही हूँ। हमारे साथ इस वक्त योगेश दत्त जी हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, और साथ ही हमारे साथ अरुण त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपने बहुत सुना होगा तसल्ली के साथ नरेश जी को, और मेरे सवाल भी थे वो जो आप ही के नेता ने पूछे हैं और बताए हैं कि क्या कुछ जो हुआ था उसमें धीरे धीरे किस तरीके से तथ्य खुल रहे हैं। नरेश जी का ये कहना कि कांग्रेस जो भी कह रही है झूठ कह रही है। अरुण जी। जी स्मिता जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की सारी जनता को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपको पता होगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इसका निर्माण किया था, तो सबसे पहले देशवासियों को शुभकामनाएं इसकी। दूसरी बात, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के वहां पे मित्र बैठे हुए हैं, उन्होंने कितने अनर्गल आरोप लगाए, क्योंकि उन्होंने टीवी नहीं देखते। उनको बोला करिए कि टीवी देखा करें, अगर कुछ नहीं तो कम से कम सोशल मीडिया जाकर के देख लिया करें। 22 तारीख का इन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के गृह मंत्री आकर के महाराष्ट्र के 22 तारीख को बताते हैं कि 101 लोग अरेस्ट हुए, जबकि इनको संज्ञान नहीं है उस चीज का कि मैं खुद आपके ही चैनल पे बैठ करके 19 या 20 तारीख को इस बात का जिक्र किया था। उसका डिबेट निकाल के इनको दिखा दीजिएगा पहला चीज, ठीक है? वहीं बैठे हुए हैं तो नजदीक में दिखा देंगे तो कम से कम आंख खुल जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग टीवी पे आते हैं और इनको कुछ भी ज्ञान तो होता नहीं है, कुछ भी अनर्गल बातें बोलते रहते हैं। ये लास्ट में जा करके वहीं पे गिरते हैं जहाँ इनको गिरना है, पूरा देश जानता है। क्या 22 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने वो लिस्ट जारी नहीं की? बिष्ट साहब, अगर 110 लोगों की, 101 लोगों की आपकी बातें सुनी, जितनी भी आप झूठ बोल रहे थे वो भी सुन रहे थे, हम बोल नहीं रहे थे। नहीं, आप सुनिए, ज्ञान की जरूरत आपको है और आपके नेतृत्व को है। एक बार इन्होंने फिर से स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और संघ जो है इनकी विचारधारा ही यही है। ये सनातन धर्म को और संत समुदाय को इन्होंने कलंकित करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के। अरे भाई अरुण जी, आपके मुंह से, कांग्रेस के मुंह से संत समुदाय और सनातन धर्म की बात बहुत ही अछोड़ी लगती है। आपने और आपकी लीडरशिप ने ये लिख के दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और आज तक आपने, मैं पूछना चाहता हूं, आपकी लीडरशिप ने आज तक कंडेम नहीं किया। 2 साधुओं की हत्या हो गई। आप बोल लीजिए पूरी बात। ठीक है अरुण त्रिपाठी जी, नरेश जी, आप थोड़ा सियासत से निकलते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। प्रेम कुमार जी, मैंने शुरू में ही सवाल किया था, आपने देखा होगा नरेश जी से, जिसे नरेश जी ने गोल गोल घुमाकर ये कहा कि बहुत सारे कानून हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बावजूद, चाहे वो किसी भी समाज में किसी के भी द्वारा मॉब लिंचिंग की घटनाओं अत्यंत निंदनीय होती है, आखिरकार इसके लिए कोई प्रावधान, कोई कठोर कानून क्यों नहीं सरकार बना रही? प्रेम कुमार जी, क्या इसकी जरूरत नहीं है? देखिए, मुझे मैं एक बात कह दूं कि अरुण त्रिपाठी जी, आपको मैं मौका दूंगी, आपको मौका दूंगी, पहले एक बार सुन लेते हैं प्रेम कुमार जी। हमारे बीजेपी के प्रतिनिधि ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी कर रखा है इस बारे में, और ये कह रखा था कि पूरे देश में जो पिछले दिनों घटनाएं हुई हैं उसके बारे में रिपोर्ट दी जाए, नोडल अधिकारी से लेकर तमाम तरह की चीजें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ये एक बड़ा फैक्ट है, और ये अवसर है उस पर चिंता करने का कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पर एक्शन या सरकार, केंद्र सरकार ने आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाया। एक बात। दूसरी बात है कि इस घटना को लेकर के जो राजनीति हो रही है, देखिए उसमें आप स्थानीय स्तर पर देखें, सरपंच बीजेपी का, विधायक
कम्युनिस्ट का और सांसद एनसीपी का। हाँ। ये तीन स्थितियां हैं वहां पे। हाँ। और वहां पे घटना घट जाती है, 2 साधु एक उनके ड्राइवर मारे जाते हैं। तो ये मॉब लिंचिंग की जो दूसरी तमाम घटनाएं हैं उससे अलग है। उससे अलग, देखिए अलग तब होता है, अलग कब होगा जब अलग हम ये मान लें कि लोगों ने साधु पहचान करके ये देखो साधु जा रहा है इसको मारो, अगर इस भावना से हत्या की है तो निश्चित रूप से ये सवाल उठेगा कि क्या पूरे देश में साधुओं का चलना मुश्किल हो गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह घटना इस रूप में घटी। ये घटना इस रूप में घटी है या जांच के बाद आएंगी, जिनको जो लगता है उस हिसाब से वो राय व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इनिशियली मुझे नहीं लगता कि इस देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि साधु जा रहे हैं तो उसकी मॉब लिंचिंग कर दो। ऐसा माहौल इस देश में मुझे कम से कम नहीं लगता कि है। इस वजह से ये राष्ट्रीय विमर्श का विषय नहीं होता, क्योंकि दूसरे, मैं कह रहा हूं 22 अप्रैल को आज जो 2-3 दिन पहले की बात है, असम में 2 भाइयों को जेल से निकलने के बाद मॉब लिंचिंग हो गई। हाँ। क्या राष्ट्रीय विमर्श का विषय है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल कोई चर्चा नहीं कर रहा। इस विषय पर चर्चा क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है कि लोगों को लग रहा है कि साधु की हत्या हुई। क्या ये, और मैं यही चिंता जताना चाहता हूं, साधु की हत्या हुई है ये बात अगर साबित हो जाए, चाहे वो कम्युनल एंगल से हो या किसी भी एंगल से हो, तो बहुत बड़ी घटना है कि ये सवाल उठेगा कि क्या साधु इस देश में स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, योगेश दत्त गौड़ जी, तमाम साधु जो हैं वो इसको लेकर चिंता व्यक्त करें। राज्यपाल से भी मिलने के लिए वो गए थे और वहां पर जाकर भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा था और बोला था कि ऐसा कैसे हो गया, आपके प्रदेश में इतनी असुरक्षा। आपका क्या कुछ कहना है? क्या आप प्रेम कुमार जी की बातों से तारुफ रखते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए कि जो वीडियो सामने आ रहा है स्क्रीन पर, वो वीडियो उनको पुलिस वाले घर से निकाल रहे हैं। और जहां तक वो महिला जो सरपंच थी, उनका कहना था कि वो वहां से उस भीड़ को समझा करके और पुलिस के हवाले करके उन साधुओं को चली गई थी। और वहां से कोई एनसीपी के जो सरपंच हैं, कोई चौधरी नाम से हैं, वो वहां आए तो फिर जनता दोबारा से आकर्षित हो गई। तो ये तो सुनिश्चित है कि लोगों ने जान करके, ऐसा नहीं क्योंकि एक तो होती है कि सररंजी से जेल में से निकला आसाम में कोई व्यक्ति और तुरंत उन पर हमला कर दिया। एक होता है कि एक संत जा रहा था, उसको पकड़ा, उससे पूछा कहां जा रहे हो, उसके बाद में उसको पुलिस को दे दिया, उसको उस समय मारना चाह रहे थे, उसके बाद उसको धीरे से पुलिस निकाल के ले जा रही है और फिर उसको सुनिश्चित तरीके से, माने पूरी एक साजिश के तहत उनको मारा गया है। अब उसको मारा गया, ये देखिए कि चोर के में और उसमें बहुत फर्क पड़ता है। आप 70 साल का व्यक्ति क्या चोर दिखता है कि वो चोर है? उसकी अवस्था देख करके कोई नहीं कह सकता कि चोरी करने ढंग से दौड़ भी पाएगा। तो चोर ऐसा नहीं है। और फिर एकदम कोई भी हमला हो, मान लो गाड़ी जा रही है और गाड़ी पे एकदम से कोई हमला कर दे और उनको तुरंत मार दे वहां, तो हम मान लें कि लॉन्चिंग हुई है या भीड़ इकट्ठी हुई, उन्होंने इकट्ठी भीड़ में उनको मार दिया, मान ली कोई गलत फहमी हो गई कि वो चोर थे, इस तरीके से मार दिया गया। जब एक सरपंच बीजेपी की आकर के उनको वहां से छुटा करके पुलिस के हवाले करके, और आप वीडियो में देखिए कि पुलिस का वो हाथ पकड़ रहा है संत, और उसके हाथ पकड़ने के बाद भी पुलिस अलग हो रही है इधर से उधर और भीड़ उसमें बजाई जा रही। क्या देश का कानून है? कहीं भी, मैं ये नहीं कह रहा, आज हम किसी भी स्टेट में निकल जाते हैं, वहां सरकार है, उस सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि एक भी पुलिस वाला, आप देखिए अंग्रेज के शासन में चले जाइए, अगर एक पुलिस वाला किसी गांव या शहर में आ जाता था तो लोग अपने दरवाजे बंद कर लिया करते थे। मुझे लगता है अरुण त्रिपाठी जी आपके सवालों का कोई खौफ नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है अरुण त्रिपाठी जी से आपके सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले रजा उल हक जी आपके पास आते हुए, इस्लामिक स्कॉलर, मुझे लगता है कि इस देश में जब भी इस तरीके की घटना होती है और खास करके जब किसी मामले को हिंदू मुस्लिम बनाया जाता है और बाद में ऐसा पता चलता है कि नहीं वैसा तो कुछ था ही नहीं, कुछ दिनों तक ये रंग दिया गया, क्या जो आत्मसम्मान पर चोट लगती है उसे वापस किया जा सकता है क्या? देखिए, इस हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी घटना होती है, उसमें बुनियादी तौर पर एक इंसान मरता है और एक भारतीय मरता है। वो साधु हो तब भी भारतीय और इंसान है, एक मुसलमान हो तब भी भारतीय और इंसान है, वो सिख है, ईसाई है, कुछ भी है, वो बहरहाल इंसान है और भारतीय है। जो हमारे दोनों भाइयों ने जो बात कही है, इसमें दो बातें मैं कहना चाहता हूं कि एक तो जो हमारी सरकारें हैं, कोई भी सरकार हो, ये जो बहुत दिनों से फैशन चल रहा है कि भाजपा कांग्रेस को, कांग्रेस भाजपा को एक दूसरे के सर मढ़ते रहे और जो बेचारा पीड़ित है वो बराबर पीड़ा में पिसता रहे।
उसका कोई हल कोई नहीं निकालता। तो इंसान को इंसान समझो, और जो कानून है उस कानून को बगैर ये देखे हुए कि ये हमारी पार्टी का है, इसका नाम क्या है, इसका मजहब क्या है, ये किस जाति का है, किस सूबे का है, कहाँ का है, बगैर इसके पूरा पूरा उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अभी ये जो बात आई कि वो साधु लोग पकड़ रहे हैं पुलिस का हाथ और पुलिस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, ये तो निहायत ही शर्म की बात है ना। कानून का कोई भय नहीं है। आप देखिए ना, एक पुलिस वाला, एक नहीं, वहां 15 लोग बताए गए हैं। 15 पुलिस वाले होते हुए और जनता या कोई भी व्यक्ति या भीड़ लठ मार रही है, लोगों को मार रही है, जान से मार देती है, पुलिस क्या करती है? क्या पुलिस के पास वायरलेस नहीं है? जिम्मेदारी सबसे साधन बड़ी नहीं है? पुलिस क्या की। व्यवस्था नहीं है पुलिस के पास? लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीतिज्ञ है। ये एक सुनियोजित, एक सुनिश्चित किया गया, एक साजिश की गई है। ठीक है, ये साजिश के तहत मारा गया है। ठीक है, बहुत सारे सवाल आपके, उसका जवाब अरुण त्रिपाठी जी से लेंगे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से 44 की हिस्सेदारी महाराष्ट्र में, तो जवाब तो उनका भी बनता है। लेकिन इससे पहले रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मॉब लिंचिंग की घटना होती है तो इंसान नहीं, इंसानियत मरता है। और बहुत खूब कहा इसमें इस्लामिक स्कॉलर जो हैं रजा उल हक जी ने। लेकिन इस बात को समझता कौन है, इस पर भी तो चर्चा करनी जरूरी है कि क्या वाकई हमारे देश की राजनीति और राजनेता इस बात को समझते हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हम यूपी भवन में मौजूद। आज नेशनल वॉइस की टीम पहुंची है रियलिटी चेक के लिए। मैप के जरिए आपको पूरी जानकारी। लगातार कोरोना का प्रकोप जिस तरह से फैल रहा है, उस प्रकोप को रोकने। मैं नेशनल वॉइस एवं समस्त पत्रकार बंधुओं का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। इस तरीके से इन लोगों ने कोरोना के ऊपर जन जागरूकता फैला करके और उसको काबू में लाने का काम किया है। कृपया अपनी चिंता करें, अपने बच्चों की चिंता करें, अपने परिवार की चिंता करें। कोरोना वायरस की लड़ाई जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में लड़ी जा रही है, हमें और आपको भी ये लड़ाई लड़नी है और लड़ करके जीतना है, क्योंकि हमारे लिए है देश सर्वोपरि। नेशनल वॉइस, राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। राजनीति, समाज, शहर, गांव, यूपी है देश की शान। आप हैं यूपी की जान और हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली में यूपी भवन में आर्शन मालनी। नेशनल वॉइस, राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम, नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। सिंधिया का शाही आशियाना जय विलास महल। कोरोना देश भर में पहले आग, फिर फैमिली पर ऐसी आंच गिरी। वेलकम टू द बॉलीवुड शो बॉलीवुड तड़का। गेट बैक मनी लॉन्ड्री को लेकर अनिल अंबानी की मुश्किलें। खबर में है दम, सबसे पहले हम। नेशनल वॉइस, राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। हम यूपी भवन में मौजूद। आज नेशनल वॉइस की टीम पहुंची है रियलिटी चेक के लिए। मैप के जरिए आपको पूरी जानकारी। लगातार कोरोना का प्रकोप जिस तरह से फैल रहा है, उस प्रकोप को रोकने। मैं नेशनल वॉइस एवं समस्त पत्रकार बंधुओं का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। इस तरीके से इन लोगों ने कोरोना के ऊपर जन जागरूकता फैला करके और उसको काबू में लाने का काम किया है। कृपया अपनी चिंता करें, अपने बच्चों की चिंता करें, अपने परिवार की चिंता करें। कोरोना वायरस की लड़ाई जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में लड़ी जा रही है, हमें और आपको भी ये लड़ाई लड़नी है और लड़ करके जीतना है,
क्योंकि हमारे लिए है देश सर्वोपरि। नेशनल वॉइस, राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। नमस्कार, मैं अंजना सिंह आ रही हूँ इस लॉकडाउन में आपका उत्साह बढ़ाने के लिए नेशनल वॉइस न्यूज पर। आज आपका स्वागत है। लगातार हमारी चर्चा पालघर के मामले पर जारी है, जिस मामले ने कई रंग और कई रूप लिया। और अरुण त्रिपाठी जी, जाने से पहले आपने भी सुना होगा किस तरीके से आपसे सवाल पूछा गया। खास करके आपने देखा होगा कि खुद योगेश्वर दत्त ने भी आपसे सवाल पूछा। उन्होंने एक नेता होने के नाते नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं कि एक धर्मगुरु होने के नाते, एक संत समाज से आने के नाते उन्होंने आपसे सवाल पूछा कि वाकई क्या हम ये मान के चले कि आपके राज्य में संतों की सुरक्षा अब हाशिए पर है? अरुण त्रिपाठी जी, ये बोलना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 साल से केंद्र में राज कर रही है। उसके पहले अटल जी राज किए थे, उसके पहले कांग्रेस ने राज किया इस देश में। और इस राज्य में संत समाज कितना सुखी उस समय था, आज नहीं है। उस समय कभी भी भगवा पे राजनीति नहीं होता था, संत समाज को आगे करके राजनीति नहीं होता था। संत किसको कहते हैं आपको पता है? संत एक सरल स्वभाव का व्यक्ति जो होता है उसको संत कहते हैं हम। और संतों को आगे करके भारतीय जनता पार्टी हिंसक राजनीति करती रहती है। पालघर की घटना में 101 FIR हुए हैं, तो उसमें से 4 जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है। जिस सरपंच की बात आप लोग कर रहे हैं उसका नाम जो है वो चित्रा चौधरी है। वो उस जगह पर मौजूद थी जब ये घटना घटी है। तो अब वो सुरक्षा क्यों मांग रही है अरुण त्रिपाठी जी? अरुण त्रिपाठी जी, सब कुछ इतना ठीक है तो वो खुद सरपंच सुरक्षा क्यों मांग रही है अपने लिए? चित्रा जी सुन लीजिए, अब आप लोगों का मैंने बहुत देर तक सुना, हमारी भी थोड़ा सुनिए, ठीक है? तो भारतीय जनता पार्टी का जो चोला है वो दिखता है लोगों को। अब ये बिल्कुल खुल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने ठीक है अरुण त्रिपाठी जी, ठीक है, हम समझ गए और भारतीय जनता पार्टी से इसका सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन इतना बताइए कि आपको चित्रा चौधरी का नाम भी पता है, सरपंच भी पता है, वो सुरक्षा क्यों मांग रही है? नहीं है संतों के, आप लोग कैसा इल्जाम लगाते रहते हैं? वो सुरक्षा, आपकी सरपंच ही सुरक्षा क्यों मांग रही है? ऐसी नौबत क्यों आ गई अरुण त्रिपाठी जी, जब सब बढ़िया है? यही संत समुदाय आकर के मिलकर के कहा था कि राम मंदिर का दरवाजा खुलना चाहिए, भगवान राम जी का पूजा होना चाहिए। और वही राजीव गांधी जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ताला खुलवा करके भगवान राम का पूजा शुरू कराया था। क्या हम संतों से पैर रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। ये बस षड्यंत्र की काम करते हैं, ये हिंसा भड़काते हैं, ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्य में संतों का हत्या हुआ, जबकि उसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं। आपको मैं बताऊं, वहां पर सभी हिंदू लोग थे जो भी उस घटना में शामिल थे। इसको पहले आज 3 से 4 दिन पहले इसको कोई और रंग दिया जा रहा था, जब इस पे FIR हुआ, जब ये पता ठीक है। तो एक सवाल का जवाब देखिए, नरेश जी भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, नरेश जी भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब, क्योंकि आपने खुद कहा है कि सब बढ़िया है, वहां पर सब सुरक्षित है और सब कुछ ठीक है। चित्रा चौधरी, आप भी जानते हैं उनका नाम, वो खुद सुरक्षा फिर क्यों मांग रही है? क्यों कह रही है कि मुझे जान का खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है? अरुण त्रिपाठी जी, वो क्यों आखिरकार चित्रा चौधरी, जब सब अच्छा है, सब सुरक्षित हैं, तो अपने लिए सुरक्षा की मांग क्यों कर रही हैं? नहीं, इसलिए कि चित्रा जी वहां पर खुद मौजूद थी, वहाँ की सरपंच है और ये घटना उनके सामने हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए उनको ये समझ में आ गया कि जब FIR हो चुका है, FIR के समय में गवाह के रूप में या मेरे ऊपर FIR है तो जाना पड़ेगा, हमको सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए वो अपना उस सामना से बचने के लिए अपने आप को बोल रही है कि मुझे जान का खतरा हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है नरेश जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वहाँ जो भी मारे गए हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी नहीं, वहाँ की सरकार कड़ी निंदा करती है और जो भी उस घटना में लिप्त होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी या वहाँ अरुण जी, मेरा सवाल आपसे है, नरेश जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी
इनमें से किसी ने निंदा की? साधु संतों की हत्या अरुण जी मुझे बताइए, आपका नेतृत्व जो है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, किसी ने निंदा की इसकी? नहीं देंगे, ये हम संकल्प लेते हैं आपके। अरुण जी मुझे बताइए, अरुण जी मुझे बताइए कि आप मुझे बताइए कि कांग्रेस का चरित्र ऐसा क्यों है, हिंदू विरोधी चरित्र क्यों है कांग्रेस का? यही अगर पहलू खान की हुई, अखलाक की हुई, आपका नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी छाती पीटने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। जब बाटला हाउस में आतंकवादी मारे गए तो रोने लगी सोनिया गांधी। तो मुझे बताइए कि संतों की हत्या पे वो रोई या नहीं रोई? उन्होंने एक ट्वीट भी किया। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस गांधी परिवार ये हिंदू विरोधी क्यों है? उन्हें ऐसी हिंदुओं से क्या नफरत है, क्या चिढ़ है ये? आप मुझे बताइए एक महामारी आई। अरुण जी बताइए मुझे इस बात को, आप मुझे बताइए कि क्या सोनिया गांधी जी रोई थी? संतों की, निर्दोष संतों की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई, क्या वो रोई? क्या उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की कि इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? फालतू का बकवास टीवी पे बैठ के करते हैं समाचार। आप मुझे एक ट्वीट बता दीजिए, एक स्टेटमेंट बता दीजिए, या आके आप तरफदारी मत करिए। देखिए यही थोड़ी देर पहले खेल खुल चुका है। थोड़ी देर पहले रजा उलग जी यही कह रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी बस आपस में ही राजनीति करते रहते हैं, उस बीच में बहुत सारे बेचारे लोग हैं जो पिस जाते हैं। प्रेम कुमार जी, इसमें इस पे कोई राजनीति नहीं हुई। मुझे बोलने की इच्छा इसलिए हुई कि हमारे बीजेपी के साथी जो सवाल उठा रहे हैं उस पर ही मैं बोलना चाह रहा हूं। देखिए, मॉब लिंचिंग की ये घटना जो है, ये तो चरम की घटना है कि साधु तक की अब हत्या हो रही है। और इससे पहले 6 साल में मॉब लिंचिंग की तमाम घटनाएं हुई। क्या बीजेपी नेता बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने एक भी मॉब लिंचिंग पर अपनी जुबान खोली हो? एक भी सिंगल पर भी उन्होंने जुबान खोली हो? वो सोनिया गांधी मुख्यमंत्री नहीं है, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, उनसे तो वो सवाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, क्या आपको लगता है कि अब परिभाषा बदलनी पड़ेगी? मॉब लिंचिंग के बाद की जो परिभाषा है, जहां कुछ लोग कहते हैं कि अब डर लगता है इस देश में, कुछ लोग उस पर आंसू बहाते हैं, फिर कुछ लोग नहीं बहाते हैं, क्या एक जो स्पेसिफाई कर दिया जाता है मॉब लिंचिंग के बाद, जो उसका शिकार होता है, उसके नाम, उसके समुदाय, उसके धर्म के आधार पर, क्या उस परिभाषा को बदलना पड़ेगा? देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो घटना घटी है वो वास्तव में क्या साधु की हत्या हुई है? अगर ये साधु की हत्या हुई है और सांप्रदायिक है तो ये बहुत बड़ा सवाल है, सबके लिए चिंता का विषय है। लेकिन अगर ये खुद, मैं चाहता हूं, मेरे तो दिल से तमन्ना है कि ऐसी घटना ना हो, भले वो बहुरूपिया समझ के किसी और वजह से मार दी गई घटना हो, ये सिंपल ही घटना हो, ऐसा में मेरी दिली इच्छा है कैसा ही हो। ऐसा ना हो कि इस देश में साधु जा रहे हैं तो उनको पकड़ के मॉब लिंचिंग कर दे, ऐसा माहौल पैदा हो गया हो। मुझे दिल से लगता भी नहीं कि ऐसी घटना है, लेकिन ऐसी घटना चूंकि नहीं है, इसलिए इसको राष्ट्रीय विमर्श पर सोनिया गांधी तुम निंदा करो, फला गांधी तुम निंदा करो, ये वो विषय नहीं है। ये स्थानीय सरकार महाराष्ट्र की सबने निंदा की है, महाराष्ट्र सरकार को इसे सॉल्व करने दो ना। क्यों बोल रहे हो, मैं मीडिया पर भी इल्जाम लगा रहा हूं, क्यों बोल रहे हो कि यहां साधुओं की हत्या करा के इटली में जश्न मनाया जा रहा है? क्यों आप क्रिश्चियनिटी से कंपेयर कर रहे हो? क्यों आप सोनिया गांधी की के क्रिश्चियन होने पर सवाल उठा रहे हो? क्यों आप कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हो? मेडिया पर से सवाल उठाया जा रहा है। तो ये जो सांप्रदायिकरण है, ये उस हत्या से, उस मॉब लिंचिंग से भी ज्यादा। लेकिन ये इसलिए भी लाजमी बोलती हैं, बट वो पहलू खान पे बोलती हैं, वो बाटला हाउस पे बोलती हैं, क्यों इन पे क्यों आप बताइए? बाटला हाउस पर बोले या पहलू खान पर बोले, तो पहलू खान की मॉब लिंचिंग होनी चाहिए क्या? ठीक है, उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए? आपको भी रोना चाहिए, शर्म नहीं आपने बोलेगी, आपको भी रोना चाहिए। सोनिया गांधी और संतों की हत्या पर भी रोने की, राहुल गांधी अपनी सुविधा से, लेकिन आप जो है पहलू खान से जोड़ते हैं। अरे शर्मनाक है, आप यही रवैया सांप्रदायिक है आपका। रजा उलग जी, आरोप लगाने का और आंसू बहाने का और अफसोस करने की परिभाषा बदलनी होगी, क्योंकि जैसा आपने शुरू में ही कहा कि जब मॉब लिंचिंग होती है तो इंसान नहीं, इंसानियत मरती है और दुख उस इंसानियत का मनाना पड़ेगा। एक घटना की आप करते हैं और दूसरी घटना के लिए ठीक है नरेश जी, ठीक है। जो कुछ भी हम सुन रहे हैं और जो कुछ हमारे भाई ने कहा, हम इनकी बिल्कुल तायीद करते हैं। इस जहनियत को बदलने की जरूरत है। इंसान को इंसान समझने और भारतीय को भारतीय समझने की जरूरत है। आप फर्क मत कीजिए उसमें कि ये कौन है और वो कौन है। आप जो कानून, आपको जो
ताकत दी गई है। आप जो सत्ता में बैठे हुए हैं, आपको आप कहते हैं कि हम साथ लेकर चलेंगे, तो साथ लेकर वाकई चलिए, सबको अपना साथी बनाकर चलिए, सबके दर्द को महसूस कीजिए, सबकी जरूरत को महसूस कीजिए, सबकी परेशानी को अपनी परेशानी समझिए। कोई भी मॉब लिंचिंग किसी की भी नहीं होगी। बिल्कुल आचार्य जी, योगेश दत्त जी, क्या आप इस बात से सहमत है? राजनीति तमाम होती है, आपने इतने सारे सवाल पूछे, जवाब उसका कुछ नहीं मिला और कुछ कभी मिलता भी नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही चलता रहता है। इस बीच ऐसे लोगों को ही, जो स्कॉलर है, जो इस समाज के सुधारक हैं, आगे आना पड़ेगा और इस बारे में सोचना पड़ेगा। देखिए, रजाउल हक जी जो कह रहे हैं और प्रेम कुमार जी जो पीछे बोले हैं, वो बिल्कुल सही बात है। आप ये देखिए कि कोई भी मानवता मनुष्य कोई भी हो, कहीं भी निकलता है, अगर वो हिंदुओं में निकल जाता है, मुसलमान है, तो उसे डर है। हाँ। वो दलितों में निकल जाता है तो उसको डर है। वो ईसाइयों में निकल जाता है उसको डर है। वो पंजाब की तरफ निकल जाता है तो उसको डर है। तो कानून की फिर जरूरत क्या है? अगर डर ही है तो कानून एक सुरक्षा करने के लिए है, कानून एक धर्म है, कानून एक मानवता की रक्षा का एक चक्र है, एक स्तंभ है। अब उसके बाद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि कानून वाले देख रहे हैं, ये बिना राजनीति के हो नहीं सकता है। मैं बिल्कुल कहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार का पूरा उत्तरदायित्व है और केंद्र सरकार का इतना उत्तरदायित्व है कि इस तरीके की भीड़ वाली घटना किसी भी धर्म के साथ हो, किसी भी व्यक्ति के साथ हो, गरीब के साथ हो, अमीर के साथ हो, तो उसको उसी प्रकार से क्रूर दंड देना चाहिए, उसके ऊपर कोई कानून बनाना चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार बीजेपी पर आरोप लगाए, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाए, एनसीपी पर आरोप लगाए, ये नहीं चलेगा। ये जनता जाग चुकी है, इसलिए कठोर कानून की आवश्यकता है। त्रिपाठी जी, आप कह रहे हैं बीजेपी को कि ये हिंदू मुस्लिम का रंग देती है, और खुद आप सीसीटीवी देख के बताते हैं अच्छा नहीं ये तो बीजेपी के लोग थे, फिर आप कहते हैं नहीं जी ये भी थे, इसमें मुसलमान नहीं थे। ये बताकर आप इसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, क्या भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी की जो वहां पर सरकार है, उसमें से किसी ने भी ऐसा स्टेटमेंट दिया कि हम सीसीटीवी देख करके हम ये निर्णय ले रहे हैं कि वहां पर मुस्लिम नहीं है या क्रिश्चियन नहीं है या हिंदू नहीं है? किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया हो? तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ये कहा गया है कि जो 101 लोग वहां पर पकड़े गए उसमें कोई मुस्लिम नहीं है। पहली बात तो ये। अरुण त्रिपाठी जी, दूसरा चीज देखिए, अभी वहां पर सज्जन बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा बात बोली कि कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार का उत्तरदायित्व। बिल्कुल, मैं उससे कभी भी गुरेज नहीं करूंगा। उत्तरदायित्व तो महाराष्ट्र सरकार की है, लेकिन उस उत्तरदायित्व को हम निभा भी रहे हैं। हमने 101 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है, हम कानून के तहत उनको दंड भी सीबीआई जांच कराएंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं, अरुण त्रिपाठी जी, सीबीआई जांच कराएंगे, हम आश्वस्त करते हैं, दिलवाएंगे। लेकिन वो क्या, जो मॉब लिंचिंग कराते रहते हैं, मॉब लिंचिंग का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का आपको पता होगा, इन्होंने किसको यहाँ तक कि पत्रकार तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। बाकी तो छोड़िए, पत्रकार तक मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हैं इस देश में, और वो भारतीय जनता पार्टी ने कराया, उनके शासित राज्य में हुआ। हम कभी इस पे राजनीति नहीं करते, हम राजनीति विकास पे बात कर रहे हैं। पत्रकारों पे हमला तो आप कराते हैं, कभी अभी हमला हुआ है। मुझे सुनने को मिलता है बरेली में पुलिस वालों पे डंडा चलाया जा रहा है, लॉकडाउन में लोग अपना टेस्ट नहीं करा रहे हैं, हमारे वॉरियर्स पे हमला कर रहे हैं, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरुण त्रिपाठी जी, आप बच नहीं सकते, आप सत्ता में हैं, नरेश जी, आप ये कह करके बच नहीं सकते, बीजेपी पर आरोप लगा करके बच नहीं सकते। अफसोस अरुण त्रिपाठी जी, अफसोस है कि अभी कुछ साल पीछे अगर हम ये डिबेट करते तो जरूर वो सारी बातें आप सुनते और बहुत सारी और बातें सुनते, और रहने दीजिए 1975 याद आ जाता है तो फिर आप लोग कोई भी उस पर बात नहीं करना चाहते। नरेश जी, स्मिता जी देखिए, कोई भी इसको सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहता, बट कांग्रेस की भूमिका पे इसलिए सवाल उठता है कि ये कांग्रेस का नेतृत्व जब अपनी सहूलियत के हिसाब से घटनाओं की निंदा करता है और घटनाओं पे प्रसन्नता जाहिर करता है, इस बात को लेके कांग्रेस के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगता है। जो कांग्रेस के 10 साल के शासन रहा यूपीए का, उन 10 सालों में जिस तरीके से हिंदू धर्म के प्रति उन्होंने दुराग्रह दिखाया, और वो दुराग्रह उनकी सरकारें जहां पे भी वहां पे भी दिखता है। आप देखिए कि जिस तरीके से, मैं उसको किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ रहा हूं, बट जिस तरीके से पहलू खां और अखलाक की हत्या हुई, क्या हम सब निंदा करते हैं, हम सब उसकी निंदा करते हैं। नहीं थी क्या? उस पे आंसू नहीं बहाया जाना चाहिए था? थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे। मैं खुद कह रहा हूँ वो निंदनीय थी, मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को कि बहुत निंदनीय थी।
बट आप देखिए कि विपक्ष के नेताओं ने, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, उन्होंने छाती पीट पीट के अपना दुख प्रकट किया। और अखिलेश यादव ने 45 लाख रुपए दिए, तब सरकार के साथ हुई इस घटना पर छाती नहीं पीट रहे हैं क्या नरेश जी? आप छाती नहीं पीट रहे हैं क्या? पीट लीजिए, 45 लाख रुपए अखिलेश सरकार ने 45 लाख रुपए, मैं सुन तो लिए, 45 लाख रुपए अखिलेश यादव ने दिए और 4 फ्लैट दिए थे उनको। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि भाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग, एक संतों की हत्या हुई है, इस पे उन्होंने दुख प्रकट क्यों नहीं किया? उन्होंने क्यों नहीं मुख्यमंत्री से बात की? उन्होंने क्यों नहीं अपने नेताओं से बात की कि भाई इन संतों की जो हत्या हुई है वो गरीब ड्राइवर की हत्या हुई है, जिसकी 2 छोटी बच्चियां हैं, इनको भी कंपनसेशन दिया जाए और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की। शरद पवार, इन लोगों से भी बातचीत करिए ना। शरद पवार ने तो खुल के कहा था इलेक्शन के बाद, जब ये पूरी साठगांठ की कवायद चल रही थी, कि मुझे बुलाकर कहा प्रधानमंत्री जी ने कि सुप्रिया सुले को अच्छा पद दे देंगे, आप हमारे साथ सरकार बना लीजिए। उसके बाद आपके खुद के 30 साल के पुराने मित्र हैं उद्धव ठाकरे, आपकी बातों पर, आपकी कामकाज पर इतना सवाल उठाया, उन पर भी उठा लीजिए। सिर्फ सोनिया गांधी और सिर्फ गांधी परिवार के सवाल उठा ही रहे हैं। हम तो सरकार पे सवाल उठा ही रहे हैं। तब से भरी डिबेट में आपने एक बार भी नहीं बोला। मेरा कहना यह है कि जो कांग्रेस जो सरकार में साझीदार है और जिसकी एक एजेंडा चलता है, जहां पे भी उनकी सरकार होती है एक एजेंडा चलता है, उस एजेंडे के तहत वो काम करते हैं। तो हमारी तकलीफ ये है कि आप हिंदू विरोधी इतना क्यों हैं? आप क्यों हिंदुओं से आपको नफरत है? क्यों चिढ़ है आपको? ये हम पूछना चाहते हैं। ठीक है योगेश जी, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं क्या? हिंदुओं से नफरत की बात नहीं है। मेरा कहना यह है, मान लो केंद्र में जो सरकार है वो क्या इस पे कानून बना रही है? क्या आगे इसी तरह संतों की या और भी अन्य बिरादरी की, अन्य कास्ट की, अन्य धर्मों की इसी प्रकार से मॉब लिंचिंग होती रहेगी क्या? कब कानून का भय रहेगा आम जनता में? वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। केंद्र सरकार से भी मेरा निवेदन है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कानून बना रहे हैं? आपका केंद्र सरकार का पूरे भारत में चल रहा है कि 3-4 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन आपने क्या एक्शन लिया है? केंद्र सरकार ने वहां का जो 150 आदमी इकट्ठे हो गए, चाहे सरकार किसी, आप तो केंद्र से भी तो शासन कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है, इतने बड़े, तो आपने उनसे क्या कार्रवाई की है? आपने वहां सीबीआई भेजी है? आपने वहां उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया है, ये बताइए। ठीक है, रजा उलग जी, जिस तरीके से ये घटनाएं होती हैं और इसको जो एक एजेंडा स्वरूप दे दिया जाता है, इसमें मौलिक विचार कहीं ना कहीं खो जाता है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो। देखिए, ये फैशन खत्म होना चाहिए। कांग्रेस क्या कर रही है, आप क्या कर, आप सत्ता में हैं, जिम्मेदारी आपकी है। उन्होंने क्या किया, गलत किया था, पब्लिक ने उनको बदल के आपको लाए कि आप अच्छा करेंगे, लेकिन आप तो उन्हीं को रो रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई। आप अपनी जिम्मेदारी पहले समझिए, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ की पब्लिक को सुरक्षा प्रदान करें आप, और अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म को रोकें आप। वो कोई भी हो, आपका अपना, अपने आपके देश का आदमी है वो, लिहाजा उसको इस मुल्क में कहीं भी किसी इलाके में भी जाते हुए किसी तरह का भय, किसी तरह का डर, खौफ होना नहीं चाहिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। ये एजेंडा जो सद्भावना वाला एजेंडा है प्रेम कुमार जी, ये बहुत जरूरी है कि ये बदले, क्योंकि किस पर सद्भावना जतानी है, किस पर नहीं जतानी है, ऐसा लगता है कि पहले से ये पार्टियां सोचकर बैठी होती हैं। देखिए, राजनीति तो हो ही रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। घटनाएं भी घट रही हैं और चूंकि एक्शन में कमी है, इसी वजह से खौफ नहीं है, कानून का खौफ घटा है। और कानून का खौफ एक घटना नहीं, ये आप पूरे देश की बात कर रहे हैं या महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं? मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो घटना चूंकि हाल में जो घटी है वो महाराष्ट्र की है, तो स्थानीय प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है, महाराष्ट्र सरकार की पहली जिम्मेदारी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर कहीं लगता है कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, तो आप बताइए ना, केंद्र सरकार ने क्या अभी तक एक भी पत्र गृह मंत्रालय से भेजा है उद्धव ठाकरे को कि आपने जिम्मेदारी पूरी नहीं? फोन पे बात किया था। मैं पत्र की बात कर रहा हूं। पत्र तो आप पश्चिम बंगाल में भेज रहे हैं कोरोना पर, दूसरे स्टेट्स में भेज रहे हैं।
लेकिन यहाँ फर्क बहुत है। नहीं, ये बहुत है, इस चीज को समझना होगा। इस चीज को वो बहुत फोन पे बात ही नहीं करेंगे तो उनको पत्र भेजना पड़ता है। नहीं, पत्र भेजना कोई मजबूरी में पत्र नहीं भेजा जाता। भाई ये तो आधिकारिक और जरूरी है कि आपके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि साधु की हत्या हो जा रही है, गंभीर है, और ये कड़ा सख्त पत्र है, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन की ओर जाता है अगर राज्य सरकार स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाती है। ये पहली प्रक्रिया होती है। इसका मतलब है कि ये बीजेपी वाले जो हैं वो केवल बोल के टीवी में माहौल बना रहे हैं। आधिकारिक रूप से तो एक बार पत्र तक नहीं दिया महाराष्ट्र सरकार को। इसका मतलब ये भी है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे केंद्र सरकार संतुष्ट है। ठीक है, ये भी इसका मतलब। नरेश जी क्या वाकई, क्योंकि आप ही लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जुलाई 2019 में जब शीर्ष अदालत ने ये कह दिया कि आपको इस पर कठोर कानून लेकर आइए और इस पर आप प्रावधान लेकर आइए, तो फिर मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है। और उसके बाद जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप संतुष्ट हैं जो वहां की गवर्नमेंट यानी कि जो महाराष्ट्र की सरकार ने कर दिया उसके साथ सब सही? देखिए स्मिता जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम सरकार में पिछले 6 साल से हैं, तो उस पर तो मैं भी नहीं जाना चाहूँगा कि पिछले 60 साल जो हैं वो कांग्रेस ने देश को कहाँ पहुँचा दिया, उसकी बात वो नहीं करते हैं, ये 6 साल की बात करते हैं। और जो प्रेम कुमार जी ने कहा कि केंद्र सरकार की क्या उसमें भूमिका है, तो केंद्र सरकार के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की और उनको बताया, उनसे सारी जानकारी ली। और रही बात इसकी कि इस समय सारा देश एक महामारी से जूझ रहा है और हम इस समय कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे कि वहां सरकार में कोई अस्थिरता है या तो फिर जो ये बोलने वाली बात कही है प्रेम कुमार जी, वो तो आप कर रहे हैं। आपके सारे नेता, चाहे वो साक्षी महाराज हो चाहे कोई भी हो, वो कह रहे हैं कि भगवा देखकर मारा जा रहा है, अब इस तरीके की स्थिति हो गई है, तो राजनीति तो कर ही रहे हैं। इसमें तो बिल्कुल, इसमें तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि भगवा पहने हुए थे वो, और बुजुर्ग थे, संत थे, पुलिस उनके साथ थी, और स्थानीय सरपंच भी वहां उनको बताने आई कि ये बच्चा चोर नहीं है और ये निर्दोष लोग हैं। इसमें किसी को भी, मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको भी या किसी को भी इस बात से गुरोज होगा कि ये सही बात है। ठीक है, रही बात इसकी, देखिए जब प्रदेश में बहुत गंभीर परिस्थितियां होती हैं तब केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग करती है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है और राज्य उनसे टैकल करता है। ठीक है, जब ये लगेगा प्रदेश में बहुत गंभीर स्थितियां हैं तब केंद्र सरकार अपना निर्णय लेगी कुछ। ठीक है, अरुण त्रिपाठी जी सीबीआई जांच कराएंगे क्या? जी, सीआईडी जांच की आदेश दे दिया गया है, शायद आपको पता नहीं, मैं आपको संज्ञान में ला दूं। इसका उच्च स्तरीय आपने एनआईए जांच की बात कही थी, उसी दिन दे दिया जिस दिन उनके संज्ञान में आया। पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं, 101 लोगों पे एफआईआर दर्ज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के उसमें 4 पदाधिकारी हैं, ये स्पष्ट हो गया। दूसरी चीज, अभी एक मित्र आपके चैनल पे मुझे मेरे पार्टी पे आरोप लगा रहे थे, मैं उनको स्पष्ट कर दूं, भारत कांग्रेस पार्टी जो है वो कभी भी ऐसा हिंदू समाज को महसूस नहीं कराती। वो बोल रहे थे 10 साल सत्ता में थे और हिंदू समाज बड़ा अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था। मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम अरुण त्रिपाठी है, मैं काशी से बिलोंग करता हूँ, सांडिल गोत्र है, कांग्रेस का पदाधिकारी। अरे इतनी सब कहानी कहने की जरूरत नहीं। अरुण जी बताइए कि कांग्रेस सरकार ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, ये हलफनामा दिया था कि नहीं दिया था? क्लियर कर दूं। दूसरा चीज सुन लीजिए, अब आप लोग बोल चुके हैं तो सुन लीजिए। दूसरा चीज, आज जब देश महामारी से गुजर रहा है तो इस विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में इस लॉकडाउन के दौरान 110 हत्याएं हुई हैं। इसके पहले अगर संत समाज की बात आ रही है तो इसके पहले मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक व्यक्ति साधु जो कि गंगा जी के लिए अनशन में बैठता है, गंगा माँ के लिए, ठीक है ना, स्वरूपानंद जी, स्वरूपानंद जी उनका नाम है, भाई आपको क्लियर कर देंगे, वहाँ बैठे हुए हैं, उनका वहाँ पर। अरे भाई त्रिपाठी जी, ये सब बातें मत उठाइए, दुनिया सारा देश कांग्रेस का चरित्र जान चुका है। आपके अंदर नेताओं ने, आपके जो लखनऊ से जो चुनाव लड़े थे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, उन्होंने भी कहा कि गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए।
सुन लीजिए, आप अपना चरित्र मत बताइए, दुनिया पूरा प्रदेश जानता है, तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में होती आई और होती रहेगी, इससे कोई इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके बिना राजनीतिक पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं। जी योगेश्वर दत्त जी, तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में होती रही है और होती रहेगी। क्या आपको लगता है कि फिर भी क्लीन चिट दे देनी चाहिए अरुण त्रिपाठी जी जिस तरीके से अपने पार्टी को डिस्क्राइब कर रहे हैं उस पर? बिल्कुल, हमारा हिंदू समाज इन्हें बिल्कुल भी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इनकी मिलीजुली सरकार है। इनका कांग्रेस सरकार हो, एनसीसीपी हो, शरद पवार जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, इनका उत्तरदायित्व तो बनता है ऐसी नृशंस हत्या जो हुई है, आगे ऐसी कोई हत्या ना हो, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति बिरादरी का व्यक्ति हो, आगे वहां महाराष्ट्र में और मैं तो कहता हूं पूरे देश में कहीं भी ऐसी घटना ना हो, और यदि ऐसी कोई घटना हो तो उसको बिना धर्म बिना जाति भेदभाव के उसे कठिन से कठिन दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, वक्त बहुत कम है इसलिए फाइनल कमेंट का वक्त आ गया है। सबसे पहले आपसे रजा उल हक जी की क्या आपको नहीं लगता कि इसको कम से कम खत्म करना होगा? ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये जो सद्भाव की एक अलग परिभाषा लिखी जाती है, ये जो नामों के नाम पर, समुदाय के नाम पर उसके बाद अफसोस और आंसू बहाया जाता है, इसको कम से कम खत्म करने की जरूरत है। देखिए, आंसू बहाना और ये बयानबाजी, इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने वो नहीं कहा, इसकी ज़रूरत ही नहीं। आप हजार कह दीजिए, जो मर गया वो वापस नहीं आ रहा है। हमको बचाने की राजनीति करनी चाहिए, मारने की नहीं। ये कौन है कौन नहीं है, इसको मार दो, उसको छोड़ दो, ये राजनीति गलत है। आप बचाने की राजनीति कीजिए। कोई भी हमारा हिंदुस्तानी कहीं किसी भी इलाके में किसी भी राज्य में हो, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, न ये कि उसको मार दिया जाए। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। बड़े लोग, नेता लोग उसमें आकर पुलिस को काम ना करने दें, गिरफ्तार ना करने दें। ये राजनीति यहाँ पर सबसे खतरनाक हो रही है। जी, संतों के नाम पर राजनीति, प्रेम कुमार जी। देखिए, इस मामले में पहले ये उछाला गया कि किसी शोएब मार दो बोल करके आवाज आ रही है, फिर ये कहा गया कि नहीं धर्मांतरण वाला इलाका है, क्रिश्चियन मिशनरी का इलाका है, उनका हाथ हो सकता है, फिर ये कहा गया कि नहीं नक्सलियों के प्रभाव वाला क्षेत्र है, कम्युनिस्टों का हाथ हो सकता है। तो ये हो सकता है वाली थ्योरी में चीजों को राजनीतिक रूप से भटकाया जाता रहे। और सच ये है कि जांच होनी चाहिए, इसमें कोई भी संभावना सच हो सकती है, मैं खारिज भी नहीं करता, लेकिन बगैर सच हुए साबित हुए आप एक से एक नई थ्योरी आप लाते रहिए और उस पर हम डिबेट करते रहे तो इससे माहौल अच्छा नहीं होगा, खराब ही होगा, बहस ही होगी और उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। नरेश जी। देखिए स्मिता जी, मैं वहां की सरकार से मांग करता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के इसकी सुनवाई करें, और जो गरीब ड्राइवर मरा है, जिसकी छोटी हत्या हुई है, जिसकी छोटी 2 बच्चियां, उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, और उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उनको भी इसमें शामिल किया जाए, जो इसमें शामिल थे। अरुण त्रिपाठी जी, फाइनल कमेंट। अरुण त्रिपाठी जी। हाँ, फाइनल कमेंट यही है कि साधु संतों की जो भी वहाँ पर हत्या हुई है, मैं उसमें बहुत दुखी हूँ, कांग्रेस पार्टी दुखी है, और जो भी यथासंभव मदद होगी परिवार को किया जाएगा, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त करता हूँ मैं कि आज उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, जो प्रवासी मजदूरों को अपने प्रदेश में वापस लाने के लिए ऐलान किया है। तो उसके लिए उनको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद कांग्रेस पार्टी और मैं करता हूँ। ठीक है, योगेश्वर दत्त जी, ऐसी बातें अच्छी लगती है अरुण त्रिपाठी जी? ऐसा लगता है कि सियासत से ऊपर उठकर राजनेता कभी-कभी लोगों के लिए सोचते हैं? करता हूँ, पता नहीं कब अच्छी लगेगी। योगेश्वर दत्त जी। बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है कि जो किसी धर्म से छोड़ करके या किसी जाति बिरादरी का विशेष ऐसा ना करके सबके समान व्यवहार और समान कानून, और ये जरूर है कि कानून वाले भी अपना फर्ज पूरा ध्यान रखें। कोई भी व्यक्ति हो, कानून का डर होना चाहिए समाज में, कानून के प्रति हम लोगों की बड़ी आस्था होती है कि वो हमारी रक्षा करेगी। आप देख रहे हैं वीडियो में बार बार वो व्यक्ति उनके पीछे भाग रहा है। तो मेरा कानून से, मंत्रियों से और खासकर राजनेताओं से तो पूर्ण निवेदन है कि वो लोग ऐसी घटनाओं को लेकर के उस पर राजनीति ना करें। और यहां तक कि पत्रकारिता में मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम वो लोग आवाज उठाते हैं, तो वो केस जो है उसमें उस लास्ट स्तर तक जाता भी है। मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक गुजारिश उन लोगों से भी जो उन्मादी होकर आते हैं और उसके बाद किसी व्यक्ति की जान तक ले लेते हैं, कि कम से कम ये समझा करिए कि इंसानियत ना मर जाए, क्योंकि उस दिन उस मॉब लिंचिंग में कोई व्यक्ति नहीं, इंसानियत मरता है, और हर किसी के ऊपर वो धब्बा लगता है, चाहे वो किसी भी समुदाय, चाहे वो किसी भी जाति का हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
चाहिए। कुल मिलाकर बात यह कि खून के कभी दो रंग नहीं होते और इस बात को समझना होगा। सियासत हर चीज में जरूरी नहीं होती, इस बात को भी समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो याद रखिएगा हश्र इससे भी बुरा हो सकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे नेशनल वॉइस के साथ। नमस्कार, मैं अंजना सिंह आ रही हूँ इस लॉकडाउन में आपका उत्साह बढ़ाने के लिए नेशनल वॉइस न्यूज पर आज शाम 7:30 बजे। राजनीति